स्टीव जॉब्स दुनिया का सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड चेहरा। Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. एप्पल का फाउंडर, आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, इंसान और टेक्नोलॉजी के फर्क को खत्म किया। 3 अक्टूबर सन 2011 को वो अपने घर पर था, अपनी फैमिली के साथ, अपने आखिरी लम्हात में। और उसके आखिरी लम्हात में जो उसके अल्फाज थे, जो उसकी सिस्टर मोना सिम्पसन ने सुने, वो ये थे कि ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। Steve's final words were, "Oh wow, oh wow, oh wow." सवाल ये है कि क्या देखा था उसने, क्या नजर आता है मरते वक्त। और ये सिर्फ स्टीव जॉब्स की कहानी नहीं है। थॉमस एडिसन, अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर, मरते वक्त कहता है कि ये वहां बहुत खूबसूरत है। वो क्या देख रहा था? ये सवाल दुनिया के बड़े सवालों में से एक है कि मौत के बाद क्या होता है। लेकिन ये बजाते खुद एक अलग सवाल है। इस वक्त जिस सवाल की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि मौत के वक्त क्या होता है, आखिरी मिनट्स में, आखिरी सेकंड्स में। साइंस ने इस सवाल को 2000 साल तक इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल था, क्योंकि इसको स्टडी करना मुश्किल था, क्योंकि ये एक सोशल टैबू था। लेकिन सिर्फ 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी पब्लिश होती है, और वो स्टडी पब्लिश होती है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में, दुनिया का सबसे क्रेडिबल साइंटिफिक जर्नल। और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो सबसे पहले साइंस की टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया गया था। और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो इस टॉपिक पर बात करते हैं वो एक गलती करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान मरता है उस वक्त ब्रेन बंद हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन स्लोली शटडाउन की तरफ जाता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत। सन 2023 की स्टडी में कुछ ऐसा रिसर्चर्स ने कैप्चर किया जिसको देखकर उनके होश उड़ गए। जिस वक्त मरने वाले का हार्ट रुका, ब्रेन में गैमा वेव सर्ज कर गए, जरूरत से ज्यादा बढ़ गए। वो गैमा वेव्स जो सिर्फ तब एक्टिवेट होती है जब ब्रेन अपना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर रहा होता है, यानी ड्रीमिंग के दौरान, मेमोरी रिकॉल के दौरान, या फिर डीप कॉन्शियस एक्सपीरियंस के दौरान। यानी मरते वक्त ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, अलाइव होता है, हर मोमेंट को फील कर रहा होता है। और हम सोचते हैं कि डेथ एक लाइट स्विच की तरह है, ऑन ऑफ खत्म। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। साइंस कह रही है कि मरते वक्त ब्रेन अपना सबसे ज्यादा बड़ा पावर शो करता है, और ये एक ऐसा शो होता है जिसको सिर्फ मरने वाला ही देख सकता है। एक ऐसा शो होता है जिसका कोई टिकट नहीं होता। तो सवाल ये नहीं है कि क्या होता है मरते वक्त, सवाल ये है कि वो जो आखिरी लम्हात होते हैं, आखिरी 7 मिनट होते हैं, उनमें क्या एक्सपीरियंस होता है, कहानी क्या है। आइए समझते हैं। मई 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च टीम की लीड थी डॉक्टर जीमो बॉर्जगन के पास। डॉक्टर बॉर्जगन ने अपनी एक खास स्टडी पब्लिश की और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल पब्लिश होता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में। स्टडी थी क्या? 4 पेशेंट्स लिए गए, सब आईसीयू में थे, सब कोमाटोज थे। फैमिली ने डिसाइड किया कि इन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाए और नेचुरल डेथ दे दी जाए। रिसर्चर्स ने फैमिली से, पेशेंट्स के लवाहिकीन से परमिशन ली और ईईजी सेंसर्स लगा दिए, ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। वेंटिलेटर हटाया गया और फिर उन्होंने वेट किया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो एक्सपेक्ट कर क्या रहे थे कि स्लो ब्रेन एक्टिविटी खत्म होगी, लाइन फ्लैट हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। पर हुआ क्या? 4 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स में जिस वक्त हार्ट रुका, ब्रेन में एक मैसिव सर्ज आई गैमा ऑसिलेशन की। 25 से लेकर 100 हर्ट्ज की दुनिया की सबसे हाई पावर्ड, दुनिया की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स। ये गैमा वेव्स तब एक्टिवेट होती है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या आप कोई विविड ड्रीम देख रहे हो, या कोई इंटेंस मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कॉन्शियसनेस के सबसे डीप स्टेट के अंदर हो। ये वेव्स इतनी इंटेंस थी कि रिसर्चर्स ने अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं किया कि वो देख क्या रहे।
इमेजिन करें कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में अगले दिन आपका साइंस का पेपर है, तो साइंस का पेपर शुरू होने से चंद मिनट पहले इंसान पढ़ाई करने की, रट्टा लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तब एग्जैक्टली होता क्या है? ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। अब सोचें कि मौत के वक्त भी ब्रेन लिटरली यही काम कर रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि इस बार जो पेपर आना है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आना, वो पेपर आना है पूरी जिंदगी से। ये मैसिव एक्टिविटी ब्रेन में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जितना गामा वेव्स का सर्ज है ये रैंडम नहीं है। ये गामा वेव्स स्पेसिफिकली एक्टिवेट होती हैं दिमाग के अंदर टीपीओ जोन में, और ये जोन दिमाग का वो हिस्सा है कि जहां पर ड्रीम्स प्रोसेस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस फील होते हैं, मेमोरी और रियलिटी में डिफरेंशिएट होता है, और लाइफ पूरी इंसान की जिंदगी रिव्यू होती है। ये वो वाला जोन है कि जहां नियर डेथ एक्सपीरियंस सर्वाइवर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एकदम से देख ली। क्या ये प्रूव करता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रियल हैं? साइंस आज तक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर, एनडीई पर मुकम्मल खामोश है, उस पर हाँ नहीं कहती। लेकिन साइंस ये जरूर कहती है कि वो ब्रेन एक्टिविटी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के जरिए हो सकती है वो रियल है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो मेजर्ड है। और ये सिर्फ 2023 की स्टडी नहीं है। 2013 में एक 87 साल की पेशेंट का ब्रेन एक्सीडेंटली रिकॉर्ड होता है उसकी मौत के वक्त। वो एक एपिलेप्सी मॉनिटरिंग के लिए ईईजी पर थी, और हार्ट अटैक के बाद 30 सेकंड तक गामा वेव सर्च करती हैं सेम जोन में, सेम पैटर्न पर। 2022 में एक और स्टडी होती है एक कार्डिक अरेस्ट के सर्वाइवर की। 1000 से ज्यादा पेशेंट्स, 10 से 20% ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए। उनके ब्रेन पैटर्न उन लोगों से क्लियरली अलग थे जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। पैटर्न रिकॉर्ड हो रहा है, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और मरने के वक्त ब्रेन में कुछ तो है जो होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1975 में एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर का नाम है रेमंड मोडी। उसने 150 से ज्यादा पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, वो लोग जिन्हें मौत के बिल्कुल करीब से बचाया गया था, यानी कार्डिक अरेस्ट हुआ, क्लिनिकल डेथ हुई और फिर वो वापस आ गए। उसने ये सब अपनी एक किताब में लिखा है, और उसकी किताब का नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। और जो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं दुनिया ने पहली बार सुने हैं। एक्सपीरियंसेस हैं क्या? नंबर 1, बॉडी से बाहर निकलना, फ्लोटिंग करना, खुद को नीचे देखना ऑपरेशन टेबल पर कि डॉक्टर सर्जरी कर रहा है और पेशेंट ये सब कुछ देख रहा है। दूसरा, एक टनल देखना, यानी पहले वो टनल में जाना जिसमें अंधेरा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टनल रोशनी की तरफ लेकर जाती है। तीसरा, एक मिली हुई जमीन देखना, वो लोग मिलते हैं जो पहले छूट चुके हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, बचपन के दोस्त मिलते हैं जो बहुत पहले गुजर चुके हैं। चौथा, लाइफ का एक रिव्यू लेना, यानी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती है, लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे फील भी करते हैं। हर वो लम्हा जिसमें तकलीफ देखी है उस तकलीफ को महसूस करना, हर वो लम्हा जिसमें खुशी मिली है उस खुशी को महसूस करना, और फिर एक सेंस ऑफ कंप्लीट पीस, यानी दर्द नहीं, फीलिंग नहीं, सिर्फ एक अनबेरेबल लाइटनेस। 35,000 से ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में, पाकिस्तान से, जापान से, ब्राजील से, यू नेम इट। और ये सब एक ही चीज पर एग्री करते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस रियल थे, सपना नहीं था, हेलुसिनेशन नहीं थी, क्योंकि हेलुसिनेशन में कुछ अलग महसूस होता है, ज्यादा रियल लगता है, इस दुनिया से भी ज्यादा रियल। लेकिन यहां पर एक डिटेल है जो मुझे पर्सनली बड़ी हैरान करती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो सर्वाइवर्स है ना, वो एक फिनोमेनन रिपोर्ट करते हैं जिसे रिसर्चर्स वेरिडिकल एनडीई कहते हैं, कि वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल प्रैक्टिकली जीरो है, डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहा है, और पेशेंट जब बाद में बच जाता है तो वो चीज डिस्क्राइब करता है जो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में होती है। कितनी हैरानगी की बात है। यहां एक फेमस केस डिस्कस करते हैं एक औरत का जिसको कार्डिक अरेस्ट हुआ, क्लिनिकली डेड हो गई। वो बाद में डिस्क्राइब करती है कि सर्जरी के दौरान सर्जन ने एक अनयूजुअल मोशन किया था, हाथ हवा में ऐसे बुलंद किया था जैसे वो उड़ने लगा हो।
सर्जन ने बाद में कंफर्म किया कि एक्चुअली यस, दैट्स राइट। स्टेराइल हाथ होने की वजह से वो हाथ किट को टच ना कर जाए, इसलिए उसे अपने चेस्ट से प्रेस करता है, और वो प्रेस करने की वजह से देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि वो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात तो डॉक्टर जानता था, वो पेशेंट तो अनकॉन्शियस थी, उसको कैसे पता चला? फिर भी उस औरत ने देखा। रिसर्चर्स इसका जवाब नहीं दे सकते। ये जस्ट हेलुसिनेशन की कैटेगरी में फिट ही नहीं होता। हेलुसिनेशन में आप वो नहीं देख सकते जो एक्चुअली हो रहा हो, और इन लोगों ने एग्जैक्टली वही डिस्क्राइब किया है जो एक्चुअली हो रहा था। तो सवाल ये है कि हो क्या रहा था? चले अब चलते हैं आखिरी 7 मिनट के अंदर, कि आखिरी 7 मिनट में एग्जैक्टली मरने से पहले इंसान के साथ होता क्या है। 1 से 2 मिनट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, हार्ट रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, यहां तक कि नॉर्मल शटडाउन बिल्कुल लगता है। लेकिन 1 मिनट के अंदर ब्रेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेता है। वो अपना रिजर्व यूज करना शुरू कर देता है, जिसको आप एटीपी कहते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी करेंसी जो सेल्स यूज करते हैं, ब्रेन उसे मैसिवली ड्रॉ करने की कोशिश करता है। ये वो इमरजेंसी जनरेटर है जो बैकअप के साथ आता है, और उस एनर्जी के साथ वो गामा वेव्स का एक सर्ज पैदा करता है, जिसका एक एक्सप्लोजन दिमाग में होता है। जरा ये सोचें कि पावर कट हो गई है, घर के सारे अप्लायंसेस बंद हो गए हैं, लेकिन बाकी घर के सब अप्लायंसेस बंद होने के बाद एक इमरजेंसी जनरेटर सिर्फ एक चीज को पावर देना शुरू करता है, जो सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक स्क्रीन चलाने की कोशिश करता है, और उस स्क्रीन पर आपकी पूरी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है हाई डेफिनेशन में, और वो भी सराउंड साउंड के साथ। अगले 2 से 4 मिनट के अंदर पूरी जिंदगी का रिव्यू आंखों के सामने चलता है। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली रिपोर्ट होता है, यानी पूरी जिंदगी क्रोनोलॉजिकली तो नहीं, लेकिन इमोशनली रन होती है। वो लम्हे जो मैटर करते थे, वो लम्हे जो नहीं होने चाहिए थे, या वो लम्हे जो कभी जिंदगी से, कभी अंदर से निकले नहीं, हमेशा याद का हिस्सा बन गए। रिसर्चर्स का कहना है कि हिपोकैम्पस जो मेमोरी स्टोर करता है, मरते वक्त वो मैसिवली एक्टिव हो जाता है, यानी मेमोरीज सिर्फ प्ले नहीं होती हैं, वो री एक्सपीरियंस्ड होना शुरू हो जाती हैं, जैसे एग्जैक्टली वो उसी लम्हे आपके साथ हो रहा हो। एक सर्वाइवर ने कहा है कि मेरी पूरी जिंदगी 1 सेकंड में गुजरी, लेकिन ये 1 सेकंड 30 सालों की तरह फील हुआ, यानी वक्त का, उस मरने से चंद लम्हे पहले वक्त का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। 4 से 6 मिनट के अंदर वो होता है जो ज्यादातर लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी रोशनी, टनल, फेमिलियर फेसेस, और फिर सुकून, पीस। यानी न्यूरोलॉजिकली पिनियल ग्लैंड जो डिमेथिल ट्राइफिटामिन प्रोड्यूस करते हैं, पॉसिबली मैसिव रिलीज करते हैं, यानी डीएमटी वो कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा इंटेंस विजनरी एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। कुछ रिसर्चर्स का हाइपोथेसिस है कि मौत के वक्त पिनियल ग्लैंड का नेचुरल डीएमटी रिलीज वो रोशनी, वो फेसेस, वो फीलिंग को एक्सप्लेन करता है। ये अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट एक्सपीरियंसेस जो दुनिया भर में रिपोर्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल बेसिस उसकी जरूर बनाते हैं। 6 से 7 मिनट के अंदर वो होता है कि जिसके बारे में साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्शियसनेस का जवाब नहीं मिलता। यहां साइंस आकर रुक जाती है, क्योंकि यहां एक सवाल है जो साइंस ने कभी आंसर नहीं किया। अगर ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ब्रेन जीरो हो जाता है, फ्लैट लाइन हो जाती है, और फिर वो पेशेंट कॉन्शियसनेस रिपोर्ट करता है, कुछ देखा है उसने कुछ फील किया है, तो वो कॉन्शियसनेस कहां से आई? ब्रेन तो था नहीं, बॉडी थी नहीं, तो यह सब कुछ हुआ कैसे? मॉडर्न न्यूरोसाइंस एक एजम्पशन पर खड़ी है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन की प्रोडक्ट है, तो ब्रेन बंद तो मतलब कॉन्शियसनेस बंद। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के जो लोग हैं वो डेटा रिपोर्ट करते हैं, और उनका डेटा उस एजम्पशन को चैलेंज करता है। कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस सर्वाइवर्स जो क्लिनिकली डेड थे, जीरो ब्रेन एक्टिविटी के वक्त कॉन्शियसनेस रिपोर्ट करते हैं।
ये न्यूरोसाइंस का सबसे अनकंफर्टेबल डेटा पॉइंट है और इसका आज तक साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। अब जरा वो हिस्सा समझते हैं जो साइंस ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, ना साइंस कभी एक्सप्लेन कर सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्राइब किया है कि मौत के वक्त क्या होता है। आज से 1400 साल पहले बगैर किसी ईईजी के, बिना किसी न्यूरोसाइंस के और बगैर किसी पीनास के जर्नल के, सुनन अबू दाऊद के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है कि जब मोमिन बंदा इस दुनिया से जाने और आखिरत की तरफ रुकू करने वाला होता है तो आसमान से फिजुल अंजुम आकर उसके गिर्द बैठ जाते हैं। उनके चेहरे ऐसी रोशनी के हैं जैसे आफताब। फिर मुल्कुल मौत आता है और उसके सर के पास बैठकर कहता है कि ऐ पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनूदी की तरफ निकल। अब जरा ये समझें कि आसमान से फिजुल अंजुम आते हैं, उनके चेहरे जैसे आफताब, और नियर डेथ एक्सपीरियंस के सर्वाइवर्स वो क्या रिपोर्ट करते हैं? रोशनी, नूर, इंटेंस, ब्यूटीफुल, ओवरवेलमिंग। साइंस क्या बोल रही है कि ब्रेन डेथ के वक्त गैमा सर्ज होता है, वो जोन एक्टिवेट हो जाता है जो विजुअल प्रोसेसिंग और कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। और ये हदीस 1400 साल पहले हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आपको एग्जैक्टली बताती है कि वहां पर रोशनी होगी, वहां पर प्रेजेंस होगी। और फिर रूह के निकलने की डिस्क्रिप्शन आती है कि रूह ऐसे निकलेगी जैसे बूंद कतरे से बाहर निकलती है, ईज के साथ, स्मूथनेस के साथ, पीस के साथ। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले वो सर्वाइवर्स क्या कहते हैं जिन्होंने वापस आकर रिपोर्ट किया कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली सब यही कहते हैं कि मरने का प्रोसेस पीसफुल था। यहां पर एक आखिरी एलिमेंट है जो आपने नोट करना है। ये जो जिंदगी के आखिरी 7 मिनट होते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि इनके अंदर पूरी जिंदगी का एक रिव्यू आता है जो क्रोनोलॉजिकली नहीं होता है, इमोशनली होता है। यहां पर आपने एक बात नोट करनी है कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के सर्वाइवर है और इनका नाम है डॉक्टर राजीव पार्थी और ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी है। जब ये एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे, इन्होंने रिपोर्ट किया कि मुझे मेरी जिंदगी के वो लम्हात दिखाए गए जिनमें मैंने किसी को हर्ट किया था। यानी आपका कंट्रोल नहीं है, आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। जो जिंदगी में बोया होगा वही जिंदगी में रिव्यू के तौर पर सामने आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसी जिंदगी हम गुजारेंगे वैसी ही मौत हमें नसीब होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर वो मुक़र्रबीन अल्लाह के करीब में से था तो उसके लिए राहत है और खुशबू है और जन्नतुन नईम है। यानी राहत है, खुशबू है अल्लाह के मुक़र्रब लोगों के लिए जो अल्लाह के करीब हैं, उनके लिए पीसफुल जिंदगी है, उन्हीं के लिए पीसफुल मौत है। लिहाजा मौत से पहले आखिरी 7 मिनट में वही होता है जो दीन ने आपको 1400 साल पहले बता दिया कि जिसको शायर कहता है कि मौत एक जिंदगी का वक्फा है, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर।